जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप क्या मुझे विश्वास होगा कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रेपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज आपका स्वागत है जीके के सेशन नंबर 3 में। तो आप लोगों ने जीके का फर्स्ट और सेकंड लेक्चर तो देख ही लिया होगा, तो उससे आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस तरह का कंटेंट आपके सामने ला के देते हैं। हम एक क्वेश्चन में हम आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। और मैंने कल भी एक बात कही थी, सबसे पहले वही पूछना चाहूँगा कि किन किन बच्चों ने कॉपी लगाई है। अगर आपने अपनी एक जीके की कॉपी लगा ली है और साथ साथ में मैं बोलता हूँ और साथ साथ में आप नोट करते हैं तो बहुत ही बढ़िया। अगर नहीं करते हैं तो फिर कर लीजिए, किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए आज भी आपका धमाकेदार सेशन होने वाला है। आज पिछले सेशन से कुछ ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और अच्छी-अच्छी बातें देखने को मिलेगी आप लोगों को। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी साथ एक कॉपी ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जीके को ऐसे ही पढ़ा जाता है। चलिए आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज की क्वेश्चन में ये ख़ासियत रहेगी कि कई क्वेश्चंस में सर कंसेप्ट बताएँगे हम आपको, कि जैसे आपने साइंस में कंसेप्ट पढ़े होंगे ना, कि मैथ में कंसेप्ट पढ़े होंगे, इंग्लिश में कंसेप्ट पढ़े होंगे कि इसका आंसर का कारण क्या है। वैसे ही आज हम जीके में पढ़ेंगे कि चलो ठीक है इसका आंसर ये है, पर इसका आंसर ये ही क्यों है, ये क्यों नहीं हुआ। तो चलिए आई होप कि आप सब में बहुत एक्साइटमेंट होगी, हम मुझ में भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन आल्सो कॉल्ड सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से भी जाना जाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा की सभ्यता। सेकंड ऑप्शन है मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो की सभ्यता। थर्ड ऑप्शन है लोथल सिविलाइजेशन, लोथल सभ्यता। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा, नन ऑफ दिस। तो चलिए आप सबको पता चल ही गया होगा कि हमारा आंसर है हड़प्पा सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन और किस नाम से जाना जाता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सर इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा की सभ्यता के नाम से ही क्यों जाना जाता है, ये आपने जो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन लिखे हैं इस नाम से इसको क्यों नहीं जाना जाता। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की आप सबने पढ़ा होगा कि किसने खोज की थी, राखालदास बनर्जी ने अंकल ने। किसने खोज की थी, राखालदास बनर्जी अंकल ने खोज की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। कौन से ईयर में की थी आप लोग देख के लिखिएगा, या कमेंट में आंसर दीजिएगा, या कमेंट में आंसर नहीं देते ही अपनी कॉपी पर जरूर लिख लीजिए कौन सी ईयर में की थी, ये देख के लिख लीजिएगा। तो चलिए जहाँ पे हम अपने टॉपिक पे बात कर रहे थे कि इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है। जब राखालदास बनर्जी अंकल ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी, उस सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहला नगर मिला था, उस सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहला नगर मिला था उस नगर का नाम क्या था, हड़प्पा था। उस नगर का क्या नाम क्या था, हड़प्पा था। और इसी को ही देखते हुए इन सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है सर। सर अगर वो उस सिंधु घाटी सभ्यता में पहला मोहनजोदारो मिल जाता तो मोहनजोदारो सभ्यता बोल देते, अगर लोथल मिल जाता तो लोथल सभ्यता। और दूसरी बात यही बता दे रहा हूँ, ये मोहनजोदारो सिविलाइजेशन नहीं है कोई, लोथल सिविलाइजेशन कोई कुछ नहीं है, ये सभ्यता नहीं है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के नगर हैं। क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसे बिहार में आपके नगर होंगे, मोहल्ला होगा, टाउन होगा, टोला होगा, कुछ गली का नाम होगा, वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के ये नगर हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए ऑप्शन में दे दिए हैं कि आपको साथ साथ में इंडस वैली सिविलाइजेशन के 2 नगर याद भी हो जाएंगे, मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगा, चनहुद्रो, ये मेन इसके नगर हैं। और इसका आंसर आपको पता ही चल गया होगा कि इसका आंसर क्या है, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को और हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। मैं आशा करता हूँ कि जितना मैंने बात बोली और जितने आपके दिमाग में आई वो आपने सब एक कॉपी पर लिख ली होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डेथ ऑफ वास्को डी गामा। वास्को डी गामा की मृत्यु कब हुई थी। चलिए इस क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले ये मैं आपको बता दूं कि वास्को डी गामा कौन था। वास्को डी गामा वो पहला बंदा था, वो पहले अंकल थे जो इंडिया की तरफ आए थे, इंडिया की तरफ आए थे। इसको ऐसे मत पढ़िएगा कि इंडिया की खोज की थी, इंडिया की खोज इसने नहीं की थी, इनसे पहले इनसे पहले ही इंडिया था, इन्होंने वो रास्ता खोजा था। इंडिया आजकल सब बच्चे लोग ऐसे ही पढ़ते हैं कि वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज की थी। इंडिया की खोज भाई किसी ने नहीं की, इन्होंने इंडिया का रास्ता रास्ते की खोज की थी। इन्होंने इन्होंने वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज नहीं की थी, वास्को डी गामा ने इंडिया की रास्ते की खोज की थी। तो सर ये कहाँ के रहने वाले थे, ये लिखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स है लिखते जाइएगा, साथ साथ में आपका 3 से 4 क्वेश्चंस कवर भी हो जाएंगे। ये पुर्तगाल में रहने वाले थे।
ये कहाँ के रहने वाले थे? ये पुर्तगाल में रहने वाले थे। पुर्तगाल में सर कहाँ पे? लिस्बन में, नहीं लिस्बन में। पुर्तगाल में कहाँ पे? लिस्बन में। और इसको पुर्तगाल का याद करने का आप सबने को क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पता चल होगा ही, वो फेमस फुटबॉलर हैं, वो भी वहाँ के रहने वाले थे। और समझ लीजिए कि क्रिस्टियानो अंकल के पड़ोसी थे वास्को डी गामा, वो भी पुर्तगाल में लिस्बन के रहने वाले थे, वो भी पुर्तगाल में लिस्बन के रहने वाले थे। तो चलिए, ये इंडिया कब आए थे? ये इंडिया कब आए थे? ये इंडिया आए थे 17 मई 1498, या कई बार कई लोग मानते हैं कि वो 17 मई नहीं, 20 मई 1498 में ये इंडिया आए थे। सर ये दो दो डेट क्यों? अगर हम लोग के एग्ज़ाम में दोनों डेट हो गई तो हम किस डेट को प्रेफरेंस करेंगे? तो ऐसा हो ही नहीं जाएगा बच्चों, आपके एग्ज़ाम में दोनों डेट एक साथ नहीं आएगी, या तो ये डेट आएगी या तो ये डेट आएगी, आपको दोनों याद रखने हैं। कई लोग मानते हैं कि 17 मई 1498 को आए थे, और कई लोग मानते हैं कि 20 मई 1498 को आए थे। तो इसलिए आप लोग दोनों डेट याद रख लीजिए, जो आपके एग्ज़ाम में आएगी उसी ऑप्शन के हिसाब से आप उसको टिक करके आ जाइए कि सर चलिए ठीक है, वो आए थे, कैसे आए थे, हो गया। वो आए थे, आ गए थे, वो कैसे आए थे सर? वो शिप में आए थे। वो कैसे आए थे? शिप में। शिप तो पता होगा ना? चलिए इसी शिप पे बता दीजिए कि लार्जेस्ट शिपयार्ड ऑफ इंडिया कहाँ पे है, जल्दी से बता दीजिए। वो शिप में आए थे, शिप में आए थे, तो उनकी शिप का नाम भी याद रख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उनकी शिप का नाम क्या था? उनकी 3 शिप थी उनकी। उनकी शिप का क्या नाम था? साओ गैब्रियल। उनकी शिप का क्या नाम था? पहली शिप का नाम था साओ गैब्रियल, दूसरी शिप का नाम था साओ रफेल। पहली शिप का नाम क्या था? साओ गैब्रियल। दूसरी शिप का क्या नाम था? साओ रफेल। और तीसरी शिप का क्या नाम था? बेरियो। तीसरी शिप का क्या नाम था? बेरियो। ये साओ गैब्रियल और साओ रफेल में तो आदमी लोग थे। वास्को डी गामा बेटा अकेले तो नहीं चले होंगे कि उनके घर में लड़ाई हो गई, उन्हें अपनी मम्मी से या पापा से लड़ाई कर ली, चलो जा रहा हूँ मैं इंडिया की खोज करने। कुछ ना राशन पानी, कुछ लोगों साथ, कुछ मुसाफिरों के साथ तो आए ही होंगे। हाँ, तो वो मुसाफिर के साथ आए थे, जो जहाज मुसाफिर जिस जहाज़ में बैठे थे उस जहाज़ों के क्या नाम थे? साओ गैब्रियल थे और साओ रफेल थे। सर ये बैरियो जहाज़ क्या देखने को लेके आए थे? नहीं, इसमें खाने पीने का सामान लेके आए थे। ये खाने पीने का, और ये अकेला सामान के लिए ये जहाज़ साओ अकेला बैरियो, इसमें इनका सामान पड़ा था। चलिए सर, इतना आपने बता दिया, ये बता दिया। तो उन्होंने अपनी जर्नी कब शुरू की थी सर पुर्तगाल से? उन्होंने अपनी जर्नी जर्नी 8 जुलाई 1497 में अपनी जर्नी शुरू की थी। कहाँ से? पुर्तगाल के, कहाँ से शुरू की थी? पुर्तगाल के लिस्बन से। कहाँ से शुरू की थी? पुर्तगाल के लिस्बन से। कहाँ से शुरू की थी? पुर्तगाल के लिस्बन से। चलो सर, क्वेश्चन का आंसर तो बता दीजिए, कब से इतना घुमा रहे हो बेटा? इसलिए मैंने वास्को डी गामा अंकल का डेथ का क्वेश्चन डाला, क्योंकि आपको मैं इनकी पूरी हिस्ट्री बता दूं, इनकी आपको पूरी मैं क्या बता दूं, इनकी आपको मैं पूरी हिस्ट्री बता दूं, इनको पूरी आपको इनकी हिस्ट्री बता दूं। तो चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। 20 मई 1498 फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन 17 मई 1498, थर्ड ऑप्शन 24 जनवरी 1502, एंड फोर्थ ऑप्शन 24 दिसंबर 1524, 24 दिसंबर 1524। सर हमको पहला ऑप्शन पता चल गया, दूसरा ऑप्शन के बारे में आपने बता दिया। 17 मई या 20 मई को वो इंडिया पहुँचे थे। वो कहाँ पहुँचे थे? वो इंडिया पहुँचे थे। इंडिया पे कहाँ पहुँचे थे? कोचीन पे पहुँचे थे। वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। धीरे धीरे आपको बोलता रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1502 में वास्को डी गामा अंकल की मृत्यु हो गई थी। 24 जनवरी 1502 में वास्को डी गामा अंकल की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये देख लीजिए, आपको बताने का तरीका है, देख लीजिए। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ये है पुर्तगाल। ये पुर्तगाल से ऐसे 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 करके अफ्रीका है, अफ्रीका की तरफ से यहाँ पे उन्होंने केप ऑफ गुड होप होगा, यहाँ पे अफ्रीका के पास क्या होगा? देखा कि अफ्रीका के पास केप ऑफ गुड होप होगा। फिर केप ऑफ गुड होप से उन्होंने ऐसे टर्न ले लिया, तो कहाँ पे पहुँचे थे? कालीकट पहुँचे थे। कहाँ पर पहुँचे थे? कालीकट पहुँचे थे। और जो एक अपने उन्होंने एक सुना होगा कि कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। कोलंबस अंकल क्या हुए थे? कोलंबस अंकल चले थे यहाँ से चले थे। वो यहाँ के बाद इधर साइड चले गए, तो इधर साइड ही चले गए। इधर साइड क्या था? इधर साइड अमेरिका आ गया था। और वास्को डी गामा अंकल यहाँ से चले थे, और वो इधर साइड आ गए थे। इधर से क्या था? अपना भारत था। इधर से क्या था? अपना भारत था। तो वास्को डी गामा अंकल की डेथ कब हुई थी? 24 जनवरी 1502। ये उनका टॉम्ब है, टॉम्ब जिसको आप बोलोगे कि मकबरा है। ये उनका क्या है? ये उनका क्या है? ये उनका मकबरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स बिगेन इन 1942? निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था। इस क्वेश्चन में आपको मैं भरपूर जानकारी दूंगा। कृपया करता हूं कि पक्का अपनी कॉपीज में लिख लीजिए, बहुत जानकारी दूंगा इस
क्वेश्चन में आपको। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। सेकंड ऑप्शन है खिलाफत मूवमेंट। थर्ड ऑप्शन है क्विट इंडियन मूवमेंट। और फोर्थ ऑप्शन है होम रूल मूवमेंट। फोर्थ ऑप्शन क्या है? होम रूल मूवमेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे होम रूल मूवमेंट से। पहले मैं आपको बताऊंगा कि होम रूल मूवमेंट में क्या हुआ था, कब शुरू हुआ था, सब के बारे में जानकारी इसलिए बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में भरपूर ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। कृपया करके आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं कि होम रूल मूवमेंट। तो स्टूडेंट, होम रूल मूवमेंट, होम रूल से आपको पता समझ ही नहीं होगा, लिंक कीजिए। होम रूल मतलब कि एक घर का रूल होना चाहिए, घर का नियम होना चाहिए। तो बस ये आपने सही समझा। 18 अप्रैल 1916 में इस मूवमेंट का शुरुआत किया गया। इस मूवमेंट में क्या था कि इनके फाउंडर थे, बताता हूँ, इनके फाउंडर थे, कौन थे इनके फाउंडर? बाल गंगाधर तिलक। इनके फाउंडर कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ब्रिटिश को बोला कि हमें अपना होम रूल चाहिए। होम रूल चाहिए कि हमें अपना क्या चाहिए? अपना उसको क्या बोलते हैं? हमें अपना नियम चाहिए। हमें अपने नियम चाहिए। हम आपके नियम नहीं मानेंगे। हमें अपना संविधान चाहिए। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल मूवमेंट में बोला कि हमें अपना संविधान चाहिए, हम आपका संविधान अब नहीं मानेंगे, हमें अपना, आप हमारे देश में आए हैं तो आप हमारी बातें मानिए, हमें अपना नियम बनाने दीजिए, आप उसमें कुछ भी हस्तक्षेप मत कीजिए। तो क्या था होम रूल मूवमेंट? होम रूल मूवमेंट कब शुरू हुआ था? होम रूल मूवमेंट 18 अप्रैल 1916 में शुरू हुआ था। इनके फाउंडर कौन थे? इनके फाउंडर, ये मैं स्पीड में बोलूँगा कि ताकि आपको समझ आ जाए। इनके फाउंडर कौन थे? इनके फाउंडर बाल गंगाधर तिलक थे। ये कहाँ पे शुरू किया था इन्होंने होम रूल मूवमेंट? एट पुणे। पुणे में इन्होंने होम रूल मूवमेंट शुरू कर दिया। पुणे कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में है। आई रिपीट, फिर से मैं बोलता हूँ कि होम रूल मूवमेंट क्या था? होम रूल मूवमेंट 18 अप्रैल 1916 में शुरू हुआ था। किसने किया था? इनके फाउंडर कौन थे? इनके फाउंडर बाल गंगाधर तिलक थे। कहाँ पर शुरू किया था इन्होंने? पुणे महाराष्ट्र में। होम रूल मूवमेंट क्या था? होम रूल मूवमेंट ब्रिटिश सरकार से अपना संविधान की मांग थी। समझे? समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? मैं ऐसे स्पीड में बोलूँगा ताकि एक फ्लो बना रहे और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा जाए। खिलाफत मूवमेंट क्या था? खिलाफत मूवमेंट 1919 से याद आया कुछ? कल ही इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना था, बता दीजिएगा या कॉपी पे लिख लीजिएगा। 1919 में क्या हुआ था? अभी कल ही फर्स्ट क्वेश्चन था, प्रीवियस लेक्चर का फर्स्ट ही क्वेश्चन था। मैं स्पीड में बोलूँगा, फिर आई हो सॉरी कीजिएगा जिनको अगर स्पीड लग रही होगी। तो ये बातें स्पीड में ही बोलूँगा, तभी आप एक तरीके से दूसरे तरीके पे कांटेक्ट कर पाएंगे। तो खिलाफत मूवमेंट कब शुरू हुआ था? 1919 में खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था। इसका कॉज क्या था? ब्रिटिश सरकार ने एक खलीफा नाम का टाइटल शुरू कर दिया था, उपाधि शुरू कर दी थी। ब्रिटिश सरकार ने खलीफा नाम की उपाधि शुरू कर दी थी। उसी को समाप्त करने के लिए इस मूवमेंट को लाया गया। उसी को समाप्त करने के लिए इस आंदोलन को किया गया। लिंक कर पा रहे होंगे आप। खिलाफत मूवमेंट क्यों हुआ? खलीफा की उपाधि को समाप्त करने के लिए खिलाफत मूवमेंट हुआ। कब हुआ? 1919 में हुआ। कब हुआ? 1919 में हुआ। किसने किया? इनके लीडर कौन थे? इनके लीडर थे मोहम्मद अली और दूसरे कौन थे? शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली। अगर आपके ऑप्शन में ये ना हो, या एक ऑप्शन की ये भी आ सकता है, अली ब्रदर्स। ऐसे आपके क्वेश्चन में आ जाता है कि खिलाफत मूवमेंट के लीडर कौन थे? मोहम्मद अली या शौकत अली आ जाएंगे। नहीं होगा तो ऑप्शन में आ जाएगा अली ब्रदर्स। ऑप्शन में क्या आ जाएगा? अली ब्रदर्स। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि खिलाफत मूवमेंट क्या हुआ था? खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था? खिलाफत मूवमेंट 1919 में हुआ था। इनका का कारण क्या था? कि ब्रिटिश सरकार ने खलीफा उपाधि दी थी, उसको समाप्त करना था। इसी का आंदोलन इसलिए किया गया था। इसके लीडर कौन थे? इसके लीडर मोहम्मद अली थे और शौकत अली थे। अगर मोहम्मद अली और शौकत अली ऑप्शन में नहीं आए तो इनको अली ब्रदर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी ऑप्शन में देख लीजिएगा। चलिए आज हम अपने थर्ड ऑप्शन पे डिस्कस करते हैं। नन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन क्या हुआ था? ये आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 में। ये आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 में। ये आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 में ये आंदोलन हुआ था। इसके कारण क्या थे? इसका कारण था पहला वर्ल्ड वार। इसके कारण क्या था? पहला वर्ल्ड वार की जानकारी में आपको जो जो क्वेश्चन आते हैं आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। पहली वर्ल्ड वार को शब्द सुन के जब आपको जो जो आते हैं कि ये कौन सी ईयर में हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था, इसका कॉज क्या था, आप सब एक कॉपी में लिख लीजिए। और इसका दूसरा कारण क्या था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का? एक जलियांवाला बाग ट्रेजेडी।
और इसका तीसरा कारण क्या था? रिपोर्ट ऑफ हंटर कमीशन। इसका तीसरा कारण क्या था? रिपोर्ट ऑफ हंटर कमीशन, हंटर कमेटी। इसका तीसरा कारण क्या था? रिपोर्ट ऑफ हंटर कमेटी। ये हंटर कमेटी क्या था कि इन्होंने जलियांवाला बाग की रिपोर्ट दी थी। इसकी चर्चा हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो फिर मैं बता दूं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 में शुरू हुआ था। इसका कारण क्या था? पहला विश्व युद्ध। दूसरा कारण इसका जलियांवाला बाग की घटना। तीसरा कारण इसका रिपोर्ट हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो थी। इसका कारण क्या था? कि रिपोर्ट ऑफ हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट थी। इस आंदोलन का सिंबल क्या था? इस आंदोलन का सिंबल क्या था? चरखा एवं खादी। खादी होता है ना, कॉटन, खादी कपड़ा, वही चरखा एवं खादी इस आंदोलन का सिंबल था। इसके लीडर कौन थे? इसके लीडर लिख लीजिएगा। गांधी जी थे, सुभाष चंद्र बोस, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा पूरा नाम लिख लीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास, और लास्ट वन इज मोतीलाल नेहरू। लास्ट वन इज मोतीलाल नेहरू। इन सब लोगों को बाद में जेल हो गई थी। इसकी भी कहानी आप सबके सामने खोली जाएगी। तो और एक और लास्ट ऑप्शन लिख लीजिए। गांधी इस आंदोलन के शुरुआत में, इस आंदोलन की शुरुआत में, इस आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने एक नारा दिया था। क्या दिया था? केसरे हिंद। ये आपके क्वेश्चन में बन सकता है कि असहयोग आंदोलन को शुरू करने से पहले केसरे हिंद का नारा किसने लगाया? किसने लगाया? किसने लगाया? गांधी जी ने लगाया। बस, कौन सा ऑप्शन रह गया? आप सबको मैंने डेट बता ही दी। अब जो समझदार बच्चा होगा ना उसको पता चल गया होगा इसका आंसर। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट कब हुआ था? 1920 में। खिलाफत कब हो गया? 1919 में। होम रूल मूवमेंट कब हो गया? 1916 में। क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है? 1942 में कौन सा शुरू हुआ? और 1942 में कौन सा शुरू हुआ? एक ही ऑप्शन बच गया, थर्ड ऑप्शन, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसको 1942 में शुरू हुआ। इस क्विट इंडियन मूवमेंट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है? अगस्त रेवोल्यूशन। उसका नाम क्या है? अगस्त रेवोल्यूशन। इस आंदोलन का नारा क्या था? इस आंदोलन का नारा क्या था? डू और डाई। ये भी किसने दिया था? ये भी गांधी जी ने दिया था। डेट तो आपको पता चली होगी। डेट है उसकी थी 9 अगस्त 1942 में ये शुरू हुआ था। इसका अगेंस्ट, इसके इस आंदोलन के अगेंस्ट खिलाफ कौन आ गए थे? ऑपरेशन जीरो स्टार्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये आंदोलन किस लिए किया गया था? ये भी तो जानकारी होना चाहिए। नाम से तो पता चल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन। ब्रिटिश लोगों को बोले थे कि भारत छोड़ो आंदोलन। एक और ऑपरेशन जीरो, ब्रिटिश सरकार ने एक ऑपरेशन जीरो स्टार्ट कर दिया था, उसके लिए भी आंदोलन किया गया था। ऑपरेशन जीरो स्टार्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। मैं तो लेके आ सकता था आप सबके लिए पूरी कहानी ले आ सकता था, पर वो आपके, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि आप लोगों को ज्ञान नहीं चाहिए, आप लोगों को अपना रिजल्ट बनाना है। एक पैरामेडिकल की सीट लेनी है, एक पैरामेडिकल की सीट लेनी है, आप लोगों को ज्ञान नहीं भरना है। पर फिर भी मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस 4 पॉइंट में इस क्वेश्चन का आंसर भी तो मिल गया होगा और बहुत कुछ जानने को मिला होगा और आपकी हिस्ट्री पढ़ने की, कुछ सीखने की चाहत बढ़ गई होगी हिस्ट्री में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द हेड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक के प्रमुख को क्या कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख को क्या कहा जाता है? सर ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। यार इतना इतना तो सब बच्चों को पता होगा। आरबीआई एक फुल फॉर्म का क्वेश्चन भी बन गया आप लोगों का, साइड में लिख लीजिएगा। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे नोटों की, गांधी नोट की, जो हमारे रुपीज़ की हिसाब रखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, जो नोट छापते हैं। सबको पता चले क्या उनका हेड को, का कौन होता है उनका हेड? गवर्नर होता है। नोट पे देखिएगा, नोट पे देखिएगा कि प्रेजेंट गवर्नर कौन चल रहे हैं। 10 रुपये का, 20 रुपये का, 500 का, 2000 का नोट देखिएगा, उस पर प्रेजेंट गवर्नर कौन चल रहे हैं, या गूगल से पूछिएगा। गूगल से पूछने से अच्छा आप नोट पे देखिएगा, आपको जल्दी समझ आएगा और याद भी रहेगा कि हाँ सर ने बताया था कि ये होते हैं। और इसका प्रेजेंट गवर्नर हम लोगों ने नोट पे देखा था और उनका नाम लिख लीजिएगा। ये मैं काम आपको सौंप रहा हूँ, कुछ काम तो आप लोग भी करेंगे। मैं आपको वही काम सौंपता हूँ जो याद करने में मुश्किल होता है, इसलिए वही बोलता हूँ और इस तरीके से बताता हूँ कि आप इस तरीके से याद कीजिए उसको कि आपको कभी वो भूले ना। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो फिफ्थ क्वेश्चन की तरह हमारा है, द साइंटिस्ट
हु डिस्कवर्ड डैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन? कौन से साइंटिस्ट ने ये बताया कि पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूमती है? कौन से साइंटिस्ट ने बताया? न्यूटन ने बताया? नहीं सर। डाल्टन ने बताया? नहीं सर। आइंस्टाइन ने बताया? नहीं सर। तो किसने बताया? कोपरनिकस अंकल ने। किसने बताया? कोपरनिकस अंकल ने। आई होप कि आप लोगों ने जियोग्राफी भी पढ़ के रखी होगी, इसकी भी कहानी आप लोगों को पता ही होगी। नहीं पता होगी तो कमेंट में बता दीजिए कि कोपरनिकस अंकल ने क्या क्या बताया और कैसे बताया। इसकी भी आप लोगों के सामने कहानी पेश कर दीजिएगी, सब पत्ते खोल दिए जाएंगे कोपरनिकस अंकल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डे के ऊपर आपका आ सकता है। वर्थ अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स मज़ेदार होने वाला है। अगर आप लोगों को ग्रह की नॉलेज है या जानकारी है तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं होगी तो फिर बहुत सा प्रॉब्लम होने वाली है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट इज प्रेजेंट बिटवीन विच टू प्लैनेट्स? किन दो ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी मौजूद होती है? अगर मैंने पहले भी ये पढ़ा के रखे हैं, आप टोटल प्योर एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाओगे तो बहुत सब चीज़ें पढ़ा रखी हैं आप सबको, बहुत सब चीज़ें आप सबको पढ़ा रखी हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा है मार्स एंड जुपिटर। सेकंड ऑप्शन है मरकरी एंड वीनस। थर्ड ऑप्शन है अर्थ एंड मार्स। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। जिस क्वेश्चन में आपको नन ऑफ दिस दिख गया, या तो आपको उस क्वेश्चन की पूरी अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको उस क्वेश्चन की अच्छी तरह से जानकारी नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, क्योंकि यही समझदार बच्चा यही करता है। आपको चलिए अभी कोई नहीं, अभी जब आपका एग्ज़ाम का डेट आएगा, एग्ज़ाम पास में आएगा तो आप तब आपको हम बताएंगे कि पेपर को कैसे सॉल्व किया जाता है। जो आम बच्चे और जो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हैं उनमें क्या फ़र्क होता है? पढ़ते तो वो भी सब हैं, पेपर वो भी वैसे ही अटेम्प्ट करते हैं, पर उनमें कुछ ख़ासियत होती है, इसलिए उनका सिलेक्शन हो जाता है। चलिए अभी वो पेपर के टाइम में बताया जाएगा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप बताइए कि किसके किसके दो एस्ट्रॉयड बेल्ट जो क्षुद्र ग्रह पट्टी होती है किसके किसके बीच में होती है? ये हाँ, ये होती है मार्स और जुपिटर के बीच में होती है। मार्स और जुपिटर के बीच में होती है। आप सबको तो पता ही होगा, ग्रह के नाम पता ही होंगे। पहले मरकरी जिसको बुध बोलते हैं, फिर वीनस जिसको शुक्र बोलते हैं, फिर अर्थ जिसको पृथ्वी बोलते हैं, फिर मार्स जिसको मंगल बोलते हैं, फिर जुपिटर जिसको बृहस्पति बोलते हैं, फिर सैटर्न जिसको शनि बोलते हैं, फिर यूरेनस जिसको अरुण बोलते हैं, फिर नेपट्यून जिसको वरुण बोलते हैं। मैं स्पीड स्पीड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सबको जीके बोरिंग ना लगे, थोड़ा फ्लो फ्लो में आप सबको पूरा इधर से उधर स्पीड मेरी दो एक और कारण है स्पीड बोलने के एक और कारण है। एक कारण बता ही देता हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा स्पीड होता है। आई नो कि मैं जानता हूँ कि हाँ, कि आप बैठे हैं, आपका मन तो भटकता होगा ही। स्पीड बोल रहा हूँ, मन भटकता होगा। आप ये लेक्चर को छोड़ के 1 मिनट भी उधर देखें या 1 मिनट भी उधर देखें, आपको पता ही नहीं चलेगा कि लेक्चर में क्या चल रहा है। बस इसी कारण से स्पीड है, फ्लो फ्लो बना रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से देख के कई बच्चों को याद आया होगा, यहाँ पे अर्थ की जगह कल सन था। आया होगा तो बता दीजिए और साइड में कॉपी पे लिख लीजिए। तो बताइए सन की कितनी लेयर होती हैं? 6। और क्वेश्चन हमारा आज का क्या है? अर्थ की टोटल कितनी लेयर्स हैं? अर्थ की टोटल कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं। अर्थ की टोटल कितनी लेयर्स होती हैं? अर्थ की टोटल 3 लेयर्स होती हैं। जैसे आपको पता चल रहा होगा, क्रस्ट होती है, मेंटल होती है और कोर होती है। क्रस्ट होती है, मेंटल होती है और कोर होती है। स्टूडेंट्स आप सबने बोरिंग की होगी, बोर किया ही होगा अपने घर में। बोर अरे करवाते नहीं हैं, जहाँ से पानी आता है धरती माँ से नीचे से, बस ये जो एस्थेनोस्फेयर दिख रहा है ना आपको, एस्थेनोस्फेयर, यहाँ तक बोरिंग होती है। अगर आप इसके नीचे चले जाते हैं ना तो पानी मिलता है। स्थैनोस्फेयर के नीचे चले जाते हैं ना तो पानी मिलता है। स्थैनोस्फेयर के नीचे पानी मिलता है। स्थैनोस्फेयर के नीचे तक आपकी घर की बोरिंग होती है। स्थैनोस्फेयर के नीचे तक आपके घर की बोरिंग होती है। कोई बात नहीं, इसके भी पत्ते खोल दिए जाएंगे, इसके भी पत्ते खोल दिए जाएंगे जैसा जैसा आपका रिस्पॉन्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अभी जियोग्राफी से आ गया हमारा क्वेश्चन। कोस्टल लेंथ ऑफ इंडिया, भारत की तटीय लंबाई कितनी है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा कितना है? 7516 मीटर, 6100 मीटर, 7600 मीटर, या डी 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर को ऐसे भी लिख लीजिएगा 7000 मीटर, कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ यूनिट वाले क्वेश्चन में तो सबसे पहले आप लोगों को यूनिट का ध्यान देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया की 7516 मीटर। और एक आपने सुना होगा ना, अंडमान निकोबार और एक लक्षद्वीप आइलैंड, इसको निकाल के सर, इसको अंडमान सुना होगा आप लोगों ने, एक अंडमान सुना होगा और एक लक्षद्वीप सुना होगा।
अगर इन दोनों को आइलैंड को हम लोग नहीं जोड़ते हैं तो तब भारत की तटीय लंबाई हो जाती है 6100 मीटर। और अगर हम लोग इन दोनों को ये इन इसको कोस्टल एरिया बताया था, कल भी बताया था, गुजरात हो गया, कर्नाटका हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये सब। अगर ये सब और अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप को जोड़ते हैं तो 7516 मीटर। अगर ये सब और इसको नहीं जोड़ते हैं, अंडमान और लक्षद्वीप को नहीं जोड़ते हैं, तो तब भारत की तटीय लंबाई कितनी हो जाती है? 6100 मीटर। इस क्वेश्चन में आपको क्या घुमा सकता है? इस क्वेश्चन में क्या कर सकता है? घुमा सकता है। बस आपको घूमना नहीं है। मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं, दोनों तरीके से आप लोग याद रखिएगा। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल ग्राउंड, भारत की सबसे ऊंची जगह, लड़ने वाली जगह कौन सी है? यार यह तो सबको पता होगा, सब बच्चों को पता होगा। ये भारत की सबसे ऊंची जगह कौन सी है? सियाचिन है। भारत की सबसे ऊंची जगह कौन सी है? सियाचिन है। आपको पता ही चल रहा होगा कि इसी का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान और चाइना में, इंडिया पाकिस्तान और चाइना में। ये देखिए लद्दाख का कुछ हिस्सा है ना, अक्साई चीन, ये भी इंडिया का ही है, ये भी चाइना वालों ने ले लिया। और ये गिलगित बाल्टिस्तान, इधर सियाचिन ग्लेशियर, ये आज़ाद कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान तो हमारा नहीं है। ये जो आज़ाद कश्मीर दिख रहा है आपको, ये भी आने वाले 2-3 सालों में अपने पास होगा। बस इसको आने वाले 2-3 सालों में ये भी अपने पास होगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो तो खैर आएगा ही। ये है सियाचिन ग्लेशियर, ये है सियाचिन ग्लेशियर, ये इंडिया में है ना। देखिए ये ब्लू ब्लू कलर का है ना सियाचिन ग्लेशियर के आसपास, ये ब्लू ब्लू कलर इंडिया में है। और इधर से ये पाकिस्तान वाले इस पे कब्जा करने, इधर से ये पाकिस्तान वाले इस पे कब्जा करने जाते हैं, और इधर से ये अक्साई चीन वाले इस पे कब्जा करने जाते हैं। पर हमारे इंडियन सोल्जर ऐसा होने नहीं देते। होने होने बताऊँ क्या देंगे? 2-3 सालों में ये कब्जा करने जाते हैं ना, यही नीला नीला हो जाएगा, और इधर से ये कब्जा करना चाहते हैं ना, और ये भी नीला नीला। आने वाले 2-3 सालों में देखिएगा कि आपको ये भी ब्लू कलर का दिख रहा होगा इंडिया में, और ये भी ब्लू कलर का दिख रहा होगा इंडिया में। चलिए वो तो खैर आने वाले सालों में ही पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनियम्स। सिनोनियम्स तो होप करता हूँ कि एसपी सर ने भी बताया होगा, मैंने भी बताया होगा। अब तक की या तो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश फेवरेट सब्जेक्ट बन गया होना चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से हमने होगा आपको रिप्रेजेंट किया है। सिनोनियम्स को याद करना, इंग्लिश को इतना सिंपल बना दिया है कि कभी आपने सोची ना होगी। तो चलिए क्वेश्चन इसका देखते हैं क्या होगा। स्लीक, स्लीक का सिनोनियम क्या होता है? स्लीक, स्लीक स्लीक स्लीक, लिंक करना सीखिए। स्लीक 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 स्लीक, स्लीक का किससे लिंक हो रहा है? लेक से। जब आप लेक के पास जाते हैं तो लेक के पास क्या होता है? शांति होती है। शांति कैसे होती है सर? लहरों की आवाज़ सुनाई दे रही होती है ना। हाँ, तो लहरों की आवाज़ तभी सुनाई देगी ना जब क्या होगी? शांति होगी। स्लेक, स्लेक का लिंक किससे कीजिए? स्लेक का क्या किससे कीजिए लिंक? लेक से। लेक कैसा होता है? शांत। तो स्लेक भी कैसा हो जाएगा? शांत। फर्स्ट ऑप्शन इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एली हो जाएगा, अपीज हो जाएगा, ट्रैंक्विल हो जाएगा, रेटिसेंट हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, बहुत सब हो जाएंगे। अभी तो मैंने आपको 4 बताए, अभी मैं 10 लिख सकता था, पर मुझे लगा कि वो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। स्लेक का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एली हो जाएगा, अपीज हो जाएगा, ट्रैंक्विल हो जाएगा, रेटिसेंट हो जाएगा। सर बी ऑप्शन भी बताइए। इसका आंसर आंसर ये है, इसका ए ऑप्शन है। 11th का आंसर ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन भी बता रहा हूँ। यही तो जो द प्योर एजुकेशन की खासियत है कि हर ऑप्शन का आपको मतलब बताया जाएगा, और ये यहाँ पे क्यों आया और उसका मीनिंग है, इस ऑप्शन में क्या क्वेश्चन बन सकता है, इस ऑप्शन का क्या आंसर हो सकता है, यहाँ पर ही आपको पता चलेगा। फॉर्च्यून, फॉर्च्यून का मीनिंग क्या होता है? भाग्यशाली। फॉर्च्यून का क्या मीनिंग होता है? भाग्यशाली। मार्वल, मार्वल का क्या मीनिंग होता है? आश्चर्य। मार्वल का क्या मीनिंग होता है? आश्चर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्क्यूरल, सिनोनियम क्या? मर्क्यूरल। थर्मामीटर में आपको पता है ना, थर्मामीटर में क्या होता है? पारा। पारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मरकरी होती है। वो चेंजेबल होती है? नहीं। वो पारा चेंजेबल, उसको क्या एक बार यूज़ करने में वो थर्मामीटर के पारा को चेंज करना पड़ता है? नहीं। उसको चेंज करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता। उसको चेंज करना पड़ता नहीं है। तो मर्क्यूरियल का क्या हो गया? थर्मामीटर के पारा को चेंज नहीं करना पड़ता, पर जो मर्क्यूरियल होता है, ऐसे लिंक कर लीजिए, मर्क्यूरल मरकरी, मर्क्यूरियल मरकरी, मरकरी को हमको चेंज करना पड़ता है, पारा में नहीं। लिंक करने का तरीका बता रहा हूँ, लिंक करने का तरीका बता रहा हूँ। मरकरी, मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल, मरकरी, मरकरी को चेंज करना पड़ता है। आप लोग मान लीजिए कि चेंज करना पड़ता है, वो चेंजेबल होती है। सिनोनियम क्या इसका क्या हो जाएगा? परिवर्तनशील। हिंदी में इसका मतलब क्या हो जाएगा? हिंदी में इसका मतलब क्या हो जाएगा? परिवर्तनशील। हिंदी में इसका मतलब परिवर्तनशील। उसका सिनोनियम इंग्लिश में चेंजेबल। स्टेबल का मतलब कि स्टेबल का वैसे एटम, एटम क्या है? स्टेबल है। स्टेबल मतलब कि एक जगह पे स्थिर। क्या है स्टेबल? स्थिर। एरोमेटिक, एरोमेटिक क्या है? सुगंधित। एरोमेटिक क्या हो जाएगा? सुगंधित हो जाएगा।
चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा और आप भी हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सर जीके का ऐसे ऐसे पढ़ाएंगे। जी हाँ, हम आपका उम्मीद नहीं तोड़ने देंगे। जाने से पहले ये सब आपको क्वेश्चन टेस्ट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है। ये बात आपको कल ये सब क्वेश्चन करवाए गए हैं। फटाफट 10 सेकंड के अंदर अंदर 10 सेकंड के अंदर अंदर सबके क्वेश्चन के आंसर दे दिए। आई होप करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।